हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। तो उसकी सबसे पहले समरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब उसमें हमने पढ़ा था कि जो सीएनएस है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट होता है, बना होता है, डिराइव्ड होता है किस चीज़ से? न्यूरल ट्यूब से। और जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो कंसिस्ट था टू टाइप ऑफ नर्व्स पे। एक क्रेनियल नर्व्स थे जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहे थे, अगले स्पाइनल नर्व्स थे जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहे थे। अब ये जो दोनों नर्व्स हैं या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये डिराइव्ड होता है न्यूरल ट्यूब से एज वेल एज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से। अब पीएनएस में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, पहले हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दो टाइप के नर्व्स हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन टू टाइप्स के नर्व्स हैं, एक सेंसरी नर्व्स हैं, दूसरे मोटर नर्व्स हैं। अब जो मोटर नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। मोटर नर्व या मोटर नर्व फाइबर्स, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं, अगला है ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स। अब जो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स हैं वो स्केलेटल मसल को इनर्वेट कर रहे होते हैं। तो ये जो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन होते हैं ये किस टाइप के नर्वस सिस्टम में होते हैं? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखें, एक सीएनएस है, दूसरा पीएनएस है। पीएनएस में फिर एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में उसमें अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करते हैं। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक था और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था। और उसमें नर्व फाइबर्स दो तरह के थे। एक प्री गैंग्लियनिक मोटर नर्व फाइबर, असल में ये न्यूरॉन की बजाय इसको आप नर्व फाइबर लिखें, ज़्यादा बेहतर है। और अगला है पोस्ट गैंग्लियनिक मोटर नर्व फाइबर्स। अब जो है ये सारा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से नर्व किस चीज़ से डिराइव्ड हुए हैं। अब असल में मैं पीएनएस को, सीएनएस तो मैंने समझा दिया न्यूरल ट्यूब से, जो पीएनएस है उसके कुछ पार्ट्स न्यूरल ट्यूब से, कुछ न्यूरल क्रेस्ट सेल से। तो कौन से पार्ट्स न्यूरल ट्यूब से, कौन से न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव्ड होते हैं, उसी को समझाने के लिए मैं ये सब समझा रहा हूँ आपको। अब जो प्री गैंग्लियनिक मोटर न्यूरॉन है वो गैंग्लियन से पहले होता है। गैंग्लियन मैंने पिछले टॉपिक में आपको समझा दिया था कि कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज़ इन दी पीएनएस। अब ये जो है ये न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ हैं। अब ये जो है एक गैंग्लियन है, इससे पहले वाले ये जो एग्जान्स हैं इसको, यानी ये सारा जो नर्व है इसको हम नाम देंगे प्री गैंग्लियनिक मोटर नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स मीन्स एग्जान्स है ना, बंडल ऑफ एग्जान। एक एग्जान तो नहीं होता, बंडल ऑफ एग्जान्स होते हैं। अब देखें ये तो सेल बॉडी है, चलो ये इसका एग्जान है। अब कई यहाँ पर हमारे पास सेल बॉडी होंगे न्यूरॉन के और उनके एग्जान्स होंगे जो कि आके एंड हो रहे हैं कौन से? गैंग्लियन के ऊपर एंड हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो नर्व्स हैं, ये न्यूरॉन है प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, इनका जो सेल बॉडी होता है, ये जो सेल बॉडी है इनका ये वाला, ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके एग्जाम्स वहाँ से निकलते हैं बाहर जाके वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, दोनों अतराफ में हमारे पास गैंग्लियन होते हैं, वहाँ पर जाके ये एंड होंगे ये एग्जाम्स। तो ये जो एग्जाम्स हैं इनको हम नाम देंगे प्री गैंग्लियनिक मोटर नर्व फाइबर्स, मतलब गैंग्लियन से पहले वाला, प्री मीन्स पहले। और अगला है पोस्ट गैंग्लियनिक। अब जो गैंग्लियन के अंदर न्यूरोनल सेल बॉडीज़ हैं उनके एग्जाम्स भी तो होंगे, वो जो एग्जाम्स होंगे उनको हम नाम देंगे पोस्ट गैंग्लियनिक मोटर नर्व फाइबर्स। न्यूरॉन की बजाय नर्व फाइबर्स कहेंगे। अब जो प्री गैंग्लियनिक, अब मैं ये आपको बताऊंगा कि पीएनएस में कौन सा हिस्सा न्यूरल ट्यूब से और कौन सा न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव होता है। अब जो प्री गैंग्लियनिक मोटर नर्व फाइबर्स हैं ये वाले जो हैं, और साथ में अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स जो कि स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट कर रहे थे, ये दोनों डिराइव्ड हुए हैं किस चीज़ से? न्यूरल ट्यूब से। और जो पोस्ट गैंग्लियनिक मोटर फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, और साथ में सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो डिराइव्ड हुए हैं किससे? न्यूरल क्रेस्ट सेल से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ। अब सीएनएस में, अब ये तो हो गया, सीएनएस में मैंने बताया था कि सीएनएस जब बन रहा होता है तो उसमें पहले वेसिकल्स बनते हैं, 3 वेसिकल्स बनते हैं इस तरह से। ये पहला वेसिकल है, ये दूसरा वेसिकल है, ये तीसरा वेसिकल है। इस पहले वेसिकल को हमने नाम दिया था क्या? प्रोजेनसेफेलॉन। जो दूसरा था वो मेसेंसेफेलॉन था और तीसरा रोम्बेनसेफेलॉन। तो ये मेसेंसेफेलॉन है, ये रोम्बेनसेफेलॉन है और ये प्रोजेनसेफेलॉन था। सेफेलॉन मीन्स ब्रेन, प्रोजन मीन्स फ्रंट वाला। अब ये जो प्रोजेनसेफेलॉन है
ये 3 प्राइमरी वेजाइकल्स हो गए। ये अब प्रोजेंसेफेलॉन मज़ीद 2 में डिवाइड होगा, रोम्बेनसेफेलॉन भी मज़ीद 2 वेजाइकल्स में डिवाइड होगा। तो 2 वेजाइकल ये हो गए, 2 यहाँ पे हो जाएंगे 4, और 5वां यही मेसेंसेफेलॉन। तो इन 5 को फिर हम नाम देंगे सेकेंडरी वेजाइकल। अब प्रोजेंसेफेलॉन जब 2 में डिवाइड होता है तो वो 2 वेजाइकल कौन से होते हैं? टीलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। और प्रोजेंसेफेलॉन बनाता कौन सा है? फोर ब्रेन बना रहा होता है। मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन बनाता है। रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन बनाता है। तो प्रोजेंसेफेलॉन डिवाइड होता है टीलेनसेफेलॉन में, डायनसेफेलॉन में। मेसेंसेफेलॉन डिवाइड नहीं होता। रोम्बेनसेफेलॉन डिवाइड होता है मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। अब जो मेटेनसेफेलॉन है वो पोन्स एंड सेरिबेलम बनाता है, और जो माइलेनसेफेलॉन, माइलो का मतलब स्पाइनल कार्ड होता है, तो वो बनाता है मेडुला ऑब्लांगेटा और साथ में स्पाइनल कार्ड। तो ये 5 हो गए, टीलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन और मेसेंसेफेलॉन और मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। इन 5 को फिर हम कहेंगे सेकेंडरी वेजाइकल। अब इसमें ये बात याद रखें कि जो मेसेंसेफेलॉन है वो प्राइमरी वेजाइकल भी है, उसको आप सेकेंडरी वेजाइकल्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो टीलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, मेटन एंड माइलेनसेफेलॉन, ये चारों सिर्फ सेकेंडरी वेजाइकल्स हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, लेकिन डेरिवेटिव्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्या, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं स्पाइनल कार्ड के और ब्रेन के, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब वो जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनमें सबसे पहली जो एबनॉर्मलिटी है वो हमारे पास क्या है? एनेन्सेफली है। अब एनेन्सेफली आपको पता है एनेन्सेफली क्या होता है? एन का मतलब अब्सेंट होना, इनसेफली का मतलब क्या होता है? ब्रेन का अब्सेंट होना। अब ब्रेन क्यों अब्सेंट होता है? बच्चों में ब्रेन अब्सेंट होता है, कुछ बच्चों में जो एबनॉर्मल, तो वो क्यों अब्सेंट होता है? अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बना के दिया, एक ट्यूब है, इसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब। अब इस न्यूरल ट्यूब का एक पोस्टीरियर होल होता है, एक एंटीरियर एंड पे, प्रोक्सिमल एंड पे होल होता है। अब ये जो एंटीरियर एंड पे है इसको कहते हैं एंटीरियर न्यूरोपोर, और जो पोस्टीरियर को कहते हैं पोस्टीरियर न्यूरोपोर। अब ये जो एंटीरियर न्यूरोपोर है ये पहले क्लोज होता है, फिर यहाँ पर ब्रेन बनना स्टार्ट होता है। अब अगर किसी भी वजह से ये एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं होगा तो फिर ब्रेन डेवलप नहीं होगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं एनेन्सेफली। ठीक है, ब्रेन डज नॉट डेवलप, फेलवर ऑफ एंटीरियर न्यूरोपोर टू क्लोज, और उसकी वजह से फिर क्या होता है? ब्रेन डेवलप नहीं होता, और ये बच्चा इनकम्पेटेबल होगा विद लाइफ। और इसके अंदर क्या होगा? AFP इंक्रीज होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन, प्रेगनेंसी के दौरान उस फीमेल में इंक्रीज हुआ पड़ा होगा जिसका बच्चा एनेन्सेफली वाला होगा। और साथ में एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम भी इंक्रीज होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। AFP एंड एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इंक्रीज होते हैं एनेन्सेफली में। अगला हमारे पास है स्पाइना बाइफिडा। अब जो स्पाइना बाइफिडा है उसके फिर 4 टाइप्स हैं। जो सबसे पहला टाइप है, अब इसमें पहले ये याद रखें, एनेन्सेफली एंटीरियर न्यूरोपोर के क्लोज ना होने की वजह से हुआ था, और स्पाइना बाइफिडा पोस्टीरियर न्यूरोपोर के क्लोज ना होने की वजह से होता है। अब जो स्पाइना बाइफिडा एकल्टा है, इसके 4 टाइप्स हैं स्पाइना बाइफिडा के। एक एकल्टा है, अगला है मेनिंजोसील है, फिर मेनिंजोमाइलोसील है, फिर माइलोशेसिस है। अब सबसे पहला स्पाइना बाइफिडा एकल्टा। एकल्टा मीन्स होता है हिडन, मतलब ये इतना सीवियर नहीं है, ये बहुत माइल्ड फॉर्म है। इसमें स्पाइनल कार्ड हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, स्किन के नीचे होता है, बाहर और प्रोट्रूड नहीं कर रहा होता। तो इसमें क्या होता है? पोस्टीरियर न्यूरोपोर के क्लोजर की वजह से ये स्पाइना बाइफिडा होता है, और ये माइल्डेस्ट फॉर्म है एकल्टा वाला। और वर्टिब्री फेल टू डेवलप, ठीक है, अराउंड द स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द क्या है? वर्टिब्री प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन स्किन वगैरह, मसल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से स्पाइनल कार्ड प्रोट्रूड नहीं कर रहा होगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं ये माइल्डेस्ट फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है? एक हमारे पास AFP भी इंक्रीज नहीं हुआ पड़ा होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, ये सिर्फ टफ हेयर होता है ओवर द डिफेक्ट, मतलब स्पाइनल कार्ड के बैक के ऊपर, बच्चे के बैक के ऊपर जो होगा एक टफ हेयर प्रेजेंट होगा जहाँ पर एबनॉर्मलिटी है, लेकिन कोई स्पाइनल कार्ड वगैरह प्रोट्रूड नहीं कर रहा होगा। स्किन होगा, मसल्स होंगे, उसके नीचे स्पाइनल कार्ड होगा, उसके नीचे बोन प्रेजेंट नहीं होगा, वर्टिब्रल बॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। फिर स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसील। अब मेनिंजियो मीन्स मेनिंजिस, सील का मतलब प्रोट्रूजन। जब उस जगह से स्पाइना मेनिंजिस ओरिजिनेट होंगे, निकलेंगे, प्रोट्रूड करेंगे, तो उसको कहते हैं स्पाइनल बाइफिडा विद मेनिंजियोसील। मतलब स्पाइनल कार्ड प्रोट्रूड नहीं हो रहा, सिर्फ मेनिंजिस प्रोट्रूड थ्रू वर्टिब्रल डिफेक्ट है। इसमें अब AFP इंक्रीज होता है, क्योंकि अब एबनॉर्मलिटी हमारे पास थोड़ी मॉडरेट हो गई है। स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोमाइलोसील।
अब इसमें मेनिंजेस के साथ साथ माइलो मीन्स स्पाइनल कार्ड, मेनिंजेस के साथ साथ स्पाइनल कार्ड भी थोड़ा बहुत प्रोट्रूड करेगा। तो मेनिंजेस एंड स्पाइनल कार्ड प्रोट्रूड थ्रू दी वर्टिब्रल डिफेक्ट सीन विद अर्नाल्ड कैरी टाइप 2 मालफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, ये मेनिंजियोमायोसिल वाला ये एक कंडीशन होता है जिसको कहते हैं अर्नल्ड कैरी टाइप 2, उसके साथ ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, एसोसिएट करता है, और इसमें मेनिंजेस एंड स्पाइनल कार्ड दोनों प्रोट्रूड कर रहे हैं। अब सबसे जो सीवियर फॉर्म है इसमें भी AFP इंक्रीज है। मोस्ट सीवियर फॉर्म क्या है, स्पाइना बाइफिडा विद माइलोसिस। अब इसमें स्पाइनल कार्ड हमारे पास क्या है, बाहर से दिख रहा होगा। इसके अंदर मेनिंजियोमायोसिल में थोड़ा बहुत स्किन होगा, लेकिन इसमें स्किन भी नहीं होगा, सारा स्पाइनल कार्ड प्रोट्रूड हुआ होता है, बहुत सीवियर फॉर्म में। और इसमें भी AFP बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ पड़ा होगा, एसिटाइलकोलिन भी इंक्रीज हुआ पड़ा होगा। तो अब एनेंसेफली में AFP एंड एसिटाइलकोलिन इंक्रीज था, और स्पाइना बाइफिडा मेनिंजियोसील के साथ मेनिंजियोमायोसिल और माइलोसिस, इन तीनों में AFP इंक्रीज हुआ पड़ा होता है, लेकिन स्पाइना बाइफिडा एकल्टा में AFP नॉर्मल होता है। अब अर्नल्ड कैरी मालफॉर्मेशन टाइप 1 है और टाइप 2 है। ये इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो ये देख मैंने बनाया हुआ है सेरिबेलम के इस तरह से टॉन्सिल्स होते हैं, वो टॉन्सिल अगर इस फोरामिन में, ये फोरामिन मैग्नम है, इससे अगर हमारे पास करेंगे हर्निएट करेंगे, अर्नल्ड कैरी मालफॉर्मेशन टाइप 1 जो होता है उसमें हमारे पास सेरिबेलर टॉन्सिल्स इस तरह से फोरामिन मैग्नम से नीचे हर्निएट करेंगे, सॉरी। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है और ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक है इन चिल्ड्रन। Downward displacement of cerebellar tonsils through foramen magnum, frequently associated with syringiomelia। ये भी पढ़ेंगे syringiomelia क्या होता है। जो टाइप 2 होता है वो मोस्ट ऑफन सिम्टोमेटिक होता है। इसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबेलर वर्मिस होती है एंड मेडुला। अब जो सेरिबेलर वर्मिस होता है वो मिड में होता है, सेरिबेलम का वो पार्ट जो मिड में इस तरह से सेरिबेलर वर्मिस प्रेजेंट होते हैं, वो अगर यहाँ पर डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेंगे, हर्निएट करेंगे फोरामिन मैग्नम से, तो उसकी वजह से फोर्थ वेंट्रिकल भी हमारे पास कंप्रेस होगा, कंप्रेशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फिर उसकी वजह से CSF फ्लो नहीं करेगा और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफली हो जाएगा, और फ्रीक्वेंट लंबर मेनिंजियोमायोसिल भी हो जाता है इसमें। अच्छा, फिर डेंडी वाकर मालफॉर्मेशन, इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। हाइड्रोसेफलस मीन्स एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस CSF इन वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। अब इसके फिर दो वजूहात होते हैं, एक तो CSF की ड्रेनेज अगर डिक्रीज हो जाए, दूसरा अगर CSF की ड्रेनेज स्टॉप हो जाए। ड्रेनेज मतलब अगर स्टॉप हो जाए किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, तो इन दोनों कंडीशन में CSF एक्युमुलेट होता है। अब हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑफन ये काज होता है बाय स्टेनोसिस ऑफ सेरिबेलर एक्विडक्ट। आप देखें सेरिबेलर एक्विडक्ट की अगर स्टेनोसिस होगी, नैरो हो जाएगा, तो वहाँ से फ्लो नहीं करेगा CSF, और लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल में CSF फिर एक्युमुलेट होगा, जिसकी वजह से हेड सर्कमफ्रेंस भी इंक्रीज होगा, तो CSF एक्युमुलेट्स होता है इन वेंट्रिकल्स एंड सबअरेक्नाइड स्पेसिस में इंक्रीज्ड हेड सर्कमफ्रेंस। फिर होलो प्रोजेंसेफली, ये भी हमारे पास इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारे पास हैं क्या, डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, जर्म लेयर के। अब पहले एक्टोडर्म के हैं, फिर मीजोडर्म के हैं, फिर एंडोडर्म के हैं। एक्टोडर्म फिर सरफेस एक्टोडर्म है, फिर न्यूरो एक्टोडर्म है, न्यूरो एक्टोडर्म मजीद न्यूरल ट्यूब है, और साथ में न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं। आप इसमें एक बात ये याद रखें, जो एक्टोडर्म है वो मोस्टली आउटर पार्ट्स को बनाता है, एक्सटर्नल पार्ट्स को बनाता है। अब एक्सटर्नल पार्ट्स उससे डिराइव्ड होते हैं, चाहे एक्सटर्नल स्किन हो, हेयर्स हो, नेल्स हो, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हों, वो सारे सरफेस एक्टोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। लेकिन जो मीजोडर्म है वो फिर स्किन से नीचे क्या होते हैं, मसल्स वगैरह जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारे पास होते हैं, बोन्स होते हैं, आर्टरीज़ होते हैं, आर्टरीज़ का जो मिडल लेयर होता है, तो ये सारे मोस्टली मीजोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। फिर जो एंडोडर्म है, इनसाइड वाला लेयर है, ये इनर जितने भी लाइनिंग होगी आर्गन्स की वो सारा ये बनाएगा, और इसके अलावा कुछ इंटरनल आर्गन्स होते हैं वो भी एंडोडर्म बनाएगा। ये कॉमन सेंस के तौर पर आप ये जहन में रखें, फिर आपके लिए इजी होगा कि कौन कौन से आर्गन कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो आप सबसे पहले सरफेस एक्टोडर्म के पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है देखें, एपिडर्मस स्किन, फिर हेयर है, नेल्स हैं, एक्सटर्नल एयर है, आउटर पार्ट में है, यानी इनिमेल ऑफ टीथ का आउटर लेयर है, फिर लेंस ऑफ आई, ये भी आउटर है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, फिर पैरोटिड ग्लैंड। तो ये देखें ये सारे मोस्टली इंटरनली पाए जाते हैं, सिवाय इनर एयर के जो कि इनसाइड प्रेजेंट है, और पैरोटिड ग्लैंड के
तो ये दोनों हमारे पास एक्सेप्शन है, मतलब इसको आपने रटना है। बाकी सारे जितनी भी चीज़ें ये आउटर प्रेजेंट होते हैं ये आपको याद हो जाएंगे डायरेक्ट। अच्छा, इंटीरियर पिट्यूटरी भी इनसाइड प्रेजेंट है, तो ये 3 चीज़ें आपने रटने होंगे। तो मतलब एपिडर्मिस देखें आउटर पार्ट में है, यानी हेयर हैं, नेल्स हैं, आउटर एयर है, एक एक्सटर्नल एयर। टीथ का जो एनिमल है वो है हमारे पास लेंस ऑफ आई, वो भी एक्सटर्नली प्रेजेंट है। तो यही है एंटीरियर पिट्यूटरी, पैराटाइड ग्लैंड और इनर एयर, ये हमारे पास थोड़े इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये भी सरफेस एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं। फिर न्यूरो एक्टोडर्म है, वो मज़ीद न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट सेल में डिवाइड हुआ है। अब जो न्यूरल ट्यूब है इसकी डेरिवेटिव हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़े थे कि ये CNS बना रहा था, CNS भी बना रहा था, और साथ में PNS के हमारे पास कौन कौन से न्यूरॉन बना रहा था, जो प्री गैंग्लियनिक मोटर न्यूरॉन थे, प्री गैंग्लियनिक मोटर न्यूरॉन थे, और साथ में कौन क्या थे, स्केलेटल मोटर न्यूरॉन्स या अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, जो स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट कर रहे थे। और साथ में हमारे पास क्या है, CNS को भी बना रहे थे। अच्छा, रेटिना और ऑप्टिक नर्व को भी ये बनाता है। अब देखेंगे रेटिना को हम लोग क्या कह रहे थे, आई का नर्वस लेयर, आई का जो इंटरनल इनर मोस्ट लेयर है जिसको रेटिना कह रहे थे, उसको हम नर्वस लेयर भी कह रहे थे। मतलब ये इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, इसी से ओरिजिनेट हो रहा होता है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व तो न्यूरल ट्यूब ज़ाहिर है नर्व बनाएगा, तो ऑप्टिक नर्व हमारे पास है। और हैवी ऑप्टिक नर्व सेंसरी नर्व, तो ये हमारे पास रेटिना और ऑप्टिक नर्व इससे डिराइव्ड होता है। अच्छा, फिर पीनियल ग्लैंड है ब्रेन के अंदर, वो हमारे पास इसी से बनता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अब देखें इसमें ये बात याद रखें, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है सरफेस एक्टोडर्म से डिराइव्ड हुआ है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, वो हमारे पास न्यूरल ट्यूब से। एस्ट्रोसाइट्स ग्लायल सेल्स होते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं, ये दोनों बने होते हैं न्यूरल ट्यूब से डिराइव्ड होते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में मैंने आपको बताया था कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे और क्या था, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स जो थे, पोस्ट गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स, ये दोनों न्यूरल क्रेस्ट सेल से बने थे। और साथ में क्रोमेफिन सेल जो कि एक स्पेशल टाइप के न्यूरल क्रेस्ट सेल्स थे, और वो एड्रिनल मेडुला बना रहे थे। ये तीनों तो आपको पिछले टॉपिक में भी मैंने आपको बता दिए, तो ये आपको याद हो गए होंगे। तो देखें, ये देखें सेंसरी न्यूरॉन है, ऑटोनॉमिक पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर है, इसके अलावा गैंग्लियन खुद भी, इसके अलावा क्रोमेफिन सेल जो कि एड्रिनल मेडुला बना रहे हैं या एड्रिनल मेडुला, तो ये सारे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हो गए। साथ में शुवान सेल्स है जो कि PNS के अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन के ऊपर होता है, तो ये भी, और साथ में मेनिंजेस, तो ये सारे हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं किससे, न्यूरल क्रेस्ट सेल से। अब मेनिंजेस कौन कौन से, पाया एंड अरकनाइड मैटर है, ठीक है। जो दूरा मैटर है जो सबसे आउटर है वो इससे नहीं बनता, लेकिन पाया एंड अरकनाइड मैटर न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव्ड हुए हैं। अब फेरेंजियल आर्च के जो कार्टिलेजेस होते हैं, फर्स्ट जो आर्च है वो भी हमारे पास इसी से डिराइव्ड होता है। उसके बाद ओडेंटोब्लास्ट, अब ओडेंटोब्लास्ट क्या हैं, वो वाले सेल्स होते हैं जो कि टीथ्स बना रहे होते हैं, टूथ, तो वो भी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है। पेरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स जो कि थायराइड में प्रेजेंट थे, थायराइड में एक हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास T3 T4 बना रहा था, और उन फॉलिकुलर सेल्स के इर्द गिर्द जो सेल्स होते हैं जिनको सी सेल या पैराफोलिकुलर सेल्स कहते हैं, जो कि कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से बनते हैं। इसके अलावा एरोटिको पल्मोनरी सेप्टम, ठीक है, एरोटा और पल्मोनरी के दरमियान जो सेप्टम होता है वो भी। इसके अलावा एंडोकार्डियल कुशन्स, तो ये भी डाउन सिंड्रोम में जो कि नहीं बनता, तो ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव्ड हुए होते हैं। फिर हमारे पास अगला है मीजोडर्म। आप मीजोडर्म के बारे में पढ़ेंगे। मीजोडर्म क्या है, मैंने आपको बताया कि स्किन के नीचे वाले पार्ट जैसे मसल्स हैं, जैसे बोन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ब्लड है, ये सारे इससे बनते हैं। मसल्स में 3 टाइप के मसल्स हैं, स्मूथ, कार्डिक और स्केलेटल मसल्स, ये सारे इसी से बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ये मीजोडर्म से बनते हैं। जितने भी सीरस मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे कि प्लूरल मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स को कवर कर रहा है, वो इसी से बनता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है जैसे, तो वो भी इसी से बनता है। बोन एंड कार्टिलेजेस, ये सारे मीजोडर्म से। ब्लड है, लिम्फ है, ये सारा इसी मीजोडर्म से, क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ भी। कार्डियोवास्कुलर आर्गन्स हैं, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी मसल होते हैं, ट्यूनिका मीडिया वगैरह, वो सारे इसी से बनते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब एड्रिनल मेडुला न्यूरल क्रेस्ट सेल से बन रहा था, और एड्रिनल कॉर्टेक्स को कौन मीजोडर्म बनाता है, गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज जैसे हो गए। इसके अलावा स्प्लीन है, किडनी है। अब क्योंकि ये इंटरनल आर्गन्स है ना, स्प्लीन है, किडनी है, किडनी से फिर यूरेटर डिराइव्ड हो रहा है, और साथ में ड्यूरामीटर, ये सारे फिर बन रहे होते हैं किससे, मीजोडर्म से। अब ये वाले आपने रटने,
क्योंकि इससे आप कंफ्यूज होंगे कि ये इंटरनल ऑर्गन्स है तो एंडोड्रम से बनने चाहिए, लेकिन नहीं, ये मेसोड्रम से बनते हैं। स्प्लीन है, स्प्लीन को तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्प्लीन के अंदर तो और आरबीसीज हमारे पास स्टोर हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, ब्रेक डाउन हो रही होती है, और ब्लड आपको पता है मेसोड्रम से बनता है, तो स्प्लीन भी क्योंकि ब्लड से रिलेटेड है, तो इस वजह से आप इसको रट लें इस तरह से। और किडनी का आप इस तरह से रट लें कि किडनी में क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि आरबीसीज की प्रोडक्शन करवा रहा होता है, तो उसकी वजह से आप याद रखें कि इसका भी लिंक है ब्लड से, और ब्लड मेसोड्रम से बना है तो ये भी, और यूरेटर का फिर किडनी से लिंक है, इस वजह से ड्यूरामीटर पर इसको रख लें। अब जो हमारे पास एंडोडर्म है वो ये इनर लेयर्स बनाता है, ठीक है। हमारे आर्गन्स, जितने भी आर्गन्स हैं उनका जो इनर लेयर होता है वो एंडोडर्म से बनता है। इसके अलावा जो टॉन्सिल्स हैं, अब इपिथेलियल पार्ट्स भी है पेरेन्काइमा, ठीक है। जो इपिथेलियल पार्ट्स होते हैं टॉन्सिल्स के, थाइमस के, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, जितने भी ये ऑर्गन्स हैं इनकी इपिथेलियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। थाइमस की इपिथेलियम, फेरेंक्स की, लैरिंक्स की, ट्रेकिया की, ब्रोंकाई की, एसोफेगस की, लंग्स की, यूरिनरी ब्लैडर की, यूरेथ्रा की, टेम्पेनिक कैविटी, ऑडिटरी ट्यूब, जीआई ट्रैक्ट, इन सब की जो इपिथेलियम है, इनर लाइनिंग है, वो हमारे पास एंडोडर्म से बनती है। इसके अलावा कुछ ऑर्गन्स का पेरेन्काइमा भी बनाता है एंडोडर्म। तो लिवर जो हो गया, अब स्प्लीन मेसोडर्म से, लेकिन लिवर इससे बनता है एंडोडर्म से। पैंक्रियाज भी एंडोडर्म से बनता है, टॉन्सिल्स खुद भी एंडोडर्म से बनते हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, मतलब जितने भी मोस्टली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास किससे बनते हैं, एंडोक्राइन से एंडोडर्म याद रखें, एंडोडर्म से बनते हैं, ठीक है। जैसे पैराथायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, लिवर भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड आप कह सकते हैं, पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, लेकिन एंडोक्राइन भी तो है ना। आज उसके अलावा जीआई ट्रैक्ट के जो ग्लैंड्स हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये सारे किससे, एंडोडर्म से डिराइव्ड हुए होते हैं। तो ये आपने रटने हैं, ये आपने याद रखने हैं, आ सकते हैं। अच्छा, फिर आगे हमारे पास है, अच्छा एक बात याद रखें कि ये जो मैं आपको लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ ये आपको जो है स्पेशली मैं पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो पार्ट 1 में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे, लेकिन अगर कोई जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो कि सेकेंड ईयर में अपना न्यूरो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, तो उन्हें भी यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वो भी यहाँ से सुन सकते हैं ये लेक्चर्स। और कुछ अगर समझ नहीं आ जाए तो आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जनरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए नर्वस सिस्टम मैंने पहले भी आपको बताया दो टाइप का, एक सीएनएस है, अगला पीएनएस है। सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में फिर दो टाइप्स होते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमिक। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो फिर मज़ीद एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे मुश्तमिल होता है, इंक्लूड करता है। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें नर्व्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है और किस चीज़ से ये डिराइव्ड हुए होते हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर इनर्वेशन ऑफ स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड ग्लैंड्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले टॉपिक में कि जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड ग्लैंड्स हैं, उनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एएनएस इज कंपोज ऑफ 2 डिवीजन है, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। दोनों डिविजन्स में 2 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, सही है। एक प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, पहले भी आपको बताया कि न्यूरॉन से पहले तो इनका जो सेल बॉडी होता है वो सीएनएस में होता है, और जो इनका एक्सान होता है वो गैंग्लियन में जाके एंड होता है। पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है वो गैंग्लियन के अंदर होता है, और उनका एक्सान जाके एंड हो जाता है अफेक्टर ऑर्गन के ऊपर। तो इसमें आपने दोनों याद रखना है, ये चीज़ें एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन का सेल बॉडी कहाँ पे होता है और उसका एक्सान कहाँ एंड होता है। तो सेल बॉडी सीएनएस में होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है स्पाइनल कार्ड, तो ये स्पाइनल कार्ड में ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी से एक्सान रिलीज़ हो रहा है, एक्सान डिराइव हो रहा है। तो ये जो सेल बॉडी है ये हमारे पास स्पाइनल कार्ड में मौजूद है, सीएनएस में, या प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन का है, और उसका एक्सान जाके एंड होता है किसमें, गैंग्लियन में। यहाँ पे समझिए आप एक गैंग्लियन मौजूद है जिसमें बहुत सारे सेल बॉडीज़ हैं न्यूरॉन के, तो गैंग्लियन में जाके इसका एक्सान एंड होगा और इसका सेल बॉडी सीएनएस में या स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है वो भी आपने याद रखना है कि उसका जो सेल बॉडी है वो तो गैंग्लियन में प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो एक्सान है वो जाके एंड होता है किस पे, अफेक्टर ऑर्गन्स पे। अफेक्टर ऑर्गन्स में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, मसल्स वगैरह होते हैं।
ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि उनका एग्जाम का कहाँ पे हैंड होता है और उनका सेल बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अब जो आपने देखा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कार्ड, उसके आसपास हमारे बॉडी में क्या होते हैं, गैंग्लियन होते हैं। तो स्पाइनल कार्ड से प्री गैंग्लियनिक नर्व निकल रहा है, मतलब उसका सेल बॉडी कहाँ पे, स्पाइनल कार्ड में प्रेजेंट है, और उसका एग्जाम वहाँ से निकल के उस गैंग्लियन में जाके एंड होता है, और गैंग्लियन से फिर पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन का एग्जाम निकलेगा और वो जाके एंड होगा अफेक्टर आर्गन पे, और अफेक्टर आर्गन क्या करेगा, फिर यहाँ वो करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे हम ये देखें, ये CNS के अंदर ये हमारे पास सेल बॉडी मौजूद है येलो वाला, और ये इसका प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन का क्या है, ये है एक्सान है, ठीक है, जिसको प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर कहेंगे। और ये गैंग्लियन है, इसने सिर्फ एक सेल बनाया हुआ है ना, उसका सेल बॉडी बनाया हुआ है। सेल बॉडी गैंग्लियन का सेल बॉडी गैंग्लियन में होगा, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर का सेल बॉडी गैंग्लियन में होगा, और उसका जो एक्सान होगा वो टारगेट आर्गन क्या होते हैं, अफेक्टर आर्गन्स होते हैं, मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी आप देख लें यहाँ पर साइड पे इसने दिया हुआ है कि एन न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन का मतलब, ये छोटे एन का मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर, एन का मतलब एन का मतलब है निकोटिनिक, ठीक है, और ये छोटे का मतलब एम का मतलब है मसल। अच्छा, इस एन का मतलब है नर्व, इसका मतलब है मसल, और ये भी निकोटिनिक है, ये भी निकोटिनिक है। अच्छा, नॉरेपेनेफ्रीन है इसका मतलब, एम का मतलब मस्कुराने का, ये सारा ये बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से लिखे हुए हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए वहाँ से। अब यहाँ पर अभी आप देख लें, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो जो है ब्रेन से, उनके जाहिर है उनके न्यूरॉन सबसे पहले जो होगा आउटफ्लो कहाँ से आ रहा होगा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से, वहाँ से फिर हमारे पास बाहर बॉडी की तरफ गैंग्लियन की तरफ, और गैंग्लियन से फिर अफेक्टर आर्गन्स तक न्यूरॉन जाएंगे। अब ये एक सिंपैथेटिक है, एक पैरासिम्पैथेटिक है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो आउटफ्लो होता है उसको हम कहते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। क्रेनियो का मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं ब्रेन से या फिर सैक्रल एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है ना, समझ आई। तो पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये PANS का मतलब पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको आप डायरेक्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास इसके लिए जो न्यूरॉन की ओरिजिनेशन है और उसकी आउटफ्लो है वो क्रेनियोसैक्रल होती है, ये आपने याद रखना है। और क्रेनियो का मतलब क्रेनियल नर्व्स, जैसे कि क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन होते हैं, और ये जाहिर है ब्रेन से, क्रेनियम से डिराइव्ड हो रहे हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आउटफ्लो है वो क्रेनियो है और सैक्रल है, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। और सैक्रल प्लेक्सिस से भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन डिराइव्ड होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फिर थोरेको लंबर आउटफ्लो है, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड का थोरेसिक वाला एरिया है या थोरेसिक जो स्पाइनल नर्व्स हैं और लंबर जो नर्व्स हैं, तो वहाँ से वो जो नर्व्स निकल रहे होते हैं वो फिर क्या हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं या उसका पार्ट होते हैं, समझ आई। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों क्या है, एक तरह का मोटर नर्वस सिस्टम है। और कौन सा मोटर है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। तो इनका हमारे पास प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन पहले निकलता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, वो गैंग्लियन पे जाके एंड होता है, फिर गैंग्लियन से क्या है, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन हमारे पास अफेक्टर आर्गन तक पहुंचता है। तो अब यहाँ पे देखें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है वो क्रेनियोसैक्रल एरिया से डिराइव्ड हुए हैं, और वो रिलीज़ क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन। ये सारा आपने याद रखना है, ठीक है, इसके MCQ जा सकते हैं। एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेगा किसके ऊपर, गैंग्लियन के ऊपर, गैंग्लियन के अंदर जो सेल बॉडीज़ हैं उनके ऊपर। अब उनके ऊपर फिर क्या होगा, गैंग्लियन के अंदर, ये एक मैं सेल बॉडी बनाता हूँ गैंग्लियन का, ये न्यूरॉन का सेल बॉडी है गैंग्लियन के अंदर, उसके ऊपर हमारे पास जो रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल इस तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये आके एंड हो गया क्या, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन यहाँ पे आके एंड हो गया। प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन का जो हेड है, ये सेल बॉडी है, वो CNS में मौजूद है। ये उसका हमारे पास एक्सान आ रहा है, वो आके एंड हो रहा है किस पे, गैंग्लियन के अंदर, जो न्यूरॉन गैंग्लियन के ऊपर आके एंड हो रहा है। गैंग्लियन में एक सेल बॉडी, एक न्यूरॉन का सेल बॉडी मैंने बनाया है, उसके ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ
वो एसिटाइलकोलिन आके इस रिसेप्टर पे बाइंड होगा। इस रिसेप्टर पे समझे इस तरह का हिस्सा होगा, यहाँ पर आके एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा। अब ये जो रिसेप्टर है, ये वाला जो गैंग्लियन के ऊपर प्रेजेंट है, वो निकोटिनिक रिसेप्टर है। इस वजह से हम कह रहे हैं एन, और निकोटिनिक रिसेप्टर और नर्व, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर मसल पे भी होते हैं, उनको फिर हम नाम देंगे एन एम। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर एन एन लिखा हुआ है, मतलब प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन ने एसिटाइलकोलिन रिलीज़ किया है गैंग्लियन के ऊपर, और गैंग्लियन में जो रिसेप्टर हैं वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, और नर्व के ऊपर है, वो नर्व है ना, तो इस वजह से दूसरा एन भी लगाया हुआ है। अब जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन हैं वो हमारे पास, ये गैंग्लियन हो गया, सेल बॉडी हो गया, यहाँ से न्यूरॉन निकल गया, ये न्यूरॉन जाके एंड होता है आर्गन्स पे, अफेक्टेड आर्गन्स पे। अब पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन भी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का पढ़ रहे हैं, क्या रिलीज़ करेगा, सेम एसिटाइलकोलिन अपने अफेक्टेड आर्गन्स के ऊपर। लेकिन अपने अफेक्टेड आर्गन्स के ऊपर फिर क्या होगा वहाँ पर मुख्तलिफ फिर वो होते हैं, क्या नाम है, रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पर हमारे पास वो फिर मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका भी जो ये हमारे पास प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, सेम एसिटाइलकोलिन रिलीज़ कर रहा है, गैंग्लियन के अंदर सेम रिसेप्टर होगा। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वो रिलीज़ करेगा क्या, नॉरएपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का है, वो डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। अच्छा, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक ये हो गया, क्योंकि ये हमारे पास आर्गन्स के पास इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, एड्रिनल मेडुला की तरफ भी भेज रहा है, वहाँ पर भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स की तरफ, और स्वेट ग्लैंड्स एक एक्सेप्शन है, वहाँ पर एन है, और आगे उसका जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ कर रहा है। अब ये इसमें याद रखें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली क्या करता है, उसका जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होगा वो रिलीज़ करेगा क्या, नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन एक एक्सेप्शन है, स्वेट ग्लैंड्स। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और पाइलोइरेक्टर मसल्स होते हैं, वो उनको भी सप्लाई कर रहा होता है, कौन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा होता है। लेकिन उनका जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होगा वो नॉरएपिनेफ्रिन की बजाय क्या रिलीज़ करेगा, एसिटाइलकोलिन। ये आपको समझ आई, मतलब ये एक्सेप्शन है, ये आपने रटना है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड और पाइलोइरेक्टर मसल्स के अलावा जितने भी बॉडी में आर्गन्स हैं जिनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा है या इनर्वेट कर रहा है, तो वहाँ पर जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होंगे, प्री गैंग्लियनिक नहीं, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होंगे, वो क्या रिलीज़ करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन, सिवाय किसके, स्वेट ग्लैंड्स के। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स में पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करता है अपने तमाम आर्गन्स के ऊपर। तो ये आपने याद रखने हैं इस तरह से। अच्छा, इधर फिर एड्रिनल मेडुला जो है वो भी एक गैंग्लियन है, समझे। ये देखेंगे, ये हमारे पास एक गैंग्लियन है, ये एक गैंग्लियन है, तो मतलब जो एड्रिनल मेडुला है वो भी एक गैंग्लियन है। तो उसके पास प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन आ रहा है, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ कर रहा है, लेकिन वो खुद हमारे पास क्या है, एक गैंग्लियन है उसमें, लेकिन उसके एक्सान आगे नहीं है, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर नहीं है, तो इस वजह से वो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लड में रिलीज़ करता है। तो ये हमारे पास हो गया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के क्या, प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर। लेकिन इसमें एक और डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस ये हो गया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ कर रहा है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है वो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन क्या रिलीज़ कर रहा है, एसिटाइलकोलिन। लेकिन हमारे पास जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, वो चाहे सिंपैथेटिक का हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक का, वो दोनों का क्या रिलीज़ करेगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा। सिमिलरिटी ये है कि जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है वो चाहे सिंपैथेटिक का हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक का, वो सेम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा, एसिटाइलकोलिन। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है उसमें पैरासिम्पैथेटिक वाला क्या रिलीज़ करेगा, एसिटाइलकोलिन, लेकिन सिंपैथेटिक वाला क्या रिलीज़ करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन, सिवाय किसके, स्वेट ग्लैंड्स के। लेकिन यहाँ पर एक और डिफरेंस है, वो ये है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, लॉन्ग होता है, लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन बहुत ज़्यादा क्या होता है, शार्ट होता है, मतलब वो अफेक्टेड आर्गन के बहुत करीब पड़ा होता है गैंग्लियन। ठीक है, लेकिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें अपोजिट है, उसमें जो गैंग्लियन होगा वो वर्टिब्रल कॉलम के या स्पाइनल कॉर्ड के करीब पड़ा होगा। इस वजह से उसका प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन बहुत छोटा होता है सिंपैथेटिक का, और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन बहुत लंबा होता है, लेंथी होता है, ये भी आपने याद रखना है।
और अगला डिफरेंस क्या था, थोरेको लंबर आउटफ्लो है सिंपैथेटिक का और पैरासिम्पैथेटिक का क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है। तो ये 3 डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं कि एक लेंथ, एक आउटफ्लो और तीसरा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये आपने, और सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक होता ही नहीं है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम देखें, जो ऑटोनोमिक नर्वस क्या नाम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, वो मैंने बताया था 2 टाइप्स में डिवाइड हो रहा था। एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम था और दूसरा क्या था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस में डिवाइड हो रहा था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर मजीद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा था। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो वॉलेंट्री एक्शंस और वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल्स, मतलब स्केलेटल मसल्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे उनको हम कहते हैं सोमेटिक नर्व्स। सोमेटिक नर्व जो होते हैं या सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन निकलते हैं वो डायरेक्ट जाके एंड होते हैं स्केलेटल मसल के ऊपर, दरमियान में कोई गैंग्लियन प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से सोमेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक या पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन नहीं होते, डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन होता है जिसको अल्फा मोटर न्यूरॉन कहते हैं और वो सप्लाई करता है स्केलेटल मसल्स को और वो भी रिलीज़ क्या करता है, एसिटाइलकोलिन। लेकिन उसका जो अफेक्टर आर्गन होगा उस पे जो रिसेप्टर होगा वो होगा NM। N का मतलब निकोटिनिक, M का मतलब ऑन दी मसल्स। गैंग्लियन के अंदर भी निकोटिनिक रिसेप्टर था लेकिन उसको हम नाम दे रहे थे N। ये पहले N का मतलब है निकोटिनिक, दूसरे N का मतलब ऑन गैंग्लियन या ऑन द न्यूरॉन। सही है तो ये आपने याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो CNS से निकल रहा है और डायरेक्ट जाके पहुँच रहा है, मतलब उसमें न्यूरॉन एक ही न्यूरॉन होता है, अफेक्टर आर्गन पे जाके एंड होता है। लेकिन ANS के 2 न्यूरॉन्स थे, एक CNS से निकल रहा था जिसको हम नाम दे रहे थे क्या नाम है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, वो गैंग्लियन में जाके एंड हो रहा था और गैंग्लियन से दूसरा न्यूरॉन जाके अफेक्टर आर्गन पे एंड हो रहा था। ये देखें प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक। इसके मैंने आपको बताया कि सेल बॉडीज़ और एक्सॉन दोनों आपने याद रखने हैं कि जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ होते हैं वो CNS के अंदर मौजूद होते हैं और उनका जो एक्सॉन होता है वो जाके एंड होता है गैंग्लियन में। और जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं उनका सेल बॉडी गैंग्लियन में प्रेजेंट होता है और वो उनका एक्सॉन जाके एंड होता है किस में, अफेक्टर आर्गन्स के ऊपर। पैरासिम्पैथेटिक का क्या होता है, लॉन्ग प्री गैंग्लियनिक मैंने आपको बता दिया और शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियनिक। सिम्पैथेटिक का शॉर्ट प्री गैंग्लियनिक और लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियनिक एक्सेप्ट एड्रेनल मेडुला। हाँ ये एक्सेप्शन भी याद रखें कि जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है वो तमाम कंडीशन में शॉर्ट होता है सिवाय वो वाला न्यूरॉन जो कि एड्रेनल मेडुला को सप्लाई कर रहा है, वो क्या है, लार्ज है, लॉन्ग है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है कि कौन कौन से नर्व्स जो होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स की बात कर रहे हैं और सैक्रल नर्व्स की। सैक्रल नर्व्स हमारे पास S2, 3, 4 ये क्या करते हैं, सैक्रल प्लेक्सिस बनाते हैं और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं। और जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो 2, 3, 7, 9 ये सारे क्या होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब पहले हम लोग तीसरे नर्व की बात कर रहे हैं। जो तीसरा न्यूरॉन है जिसको ऑक्यूलो मोटर न्यूरॉन कहते हैं, नर्व कहते हैं, वो क्या करवा रहा था, पुपिलरी स्फिंक्टर मसल और सिलियरी मसल्स को इनर्वेट कर रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास सेवंथ है, जो सेवंथ न्यूरॉन है वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई कर रहा होता है और सबलिंगुअल ग्लैंड को। अच्छा फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो है ये इन्होंने मिक्स किए हुए हैं, इस तरह से आपको समझ नहीं आएंगे। तो सिर्फ आप ये याद रखें कि 23 अक्लोमोटर नर्व जो कि पिपलरी स्फिंक्टर मसल और सिलियरी मसल को सप्लाई कर रहा है वो एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन है। इसके अलावा 7 जो कि टंग को टेस्ट सेंसेशन वगैरह को सप्लाई कर रहा होता है और सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास 9th है। 9th हमारे पास क्या है, फेरेंक्स को सप्लाई करता है, टंग के पोस्टीरियर पोर्शन को सप्लाई कर रहा है और इसके अलावा जो फेरेंजियल ग्लैंड्स हैं उनको सप्लाई करता है। तो ग्लोसोफरेंजियल जो न्यूरॉन है ये सारे कौन से फाइबर्स होते हैं, इसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। और 10th वेगस नर्व जो कि तमाम GIT को, हार्ट को, सबको सप्लाई कर रहा होता है, वो भी हमारे पास, उसमें भी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, उसको वेगस नर्व कहते हैं।
और इसके अलावा S2 S3 S4 जो कि इंटरनल विजरास को GIT वगैरह को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, हैंड कट वगैरह को, पेल्विक विजरास को, ब्लेडर वगैरह को भी, तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे हमारे पास मौजूद है क्या, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अच्छा फ़िलहाल ये देखें क्रेनियल सैक्रल आउटफ्लो, क्रेनियल नर्व्स में मैंने आपको बता दिया 3 है, 7 है, 9 है और 10 है। 10 वेगस नर्व है और 3, 7, 9। अच्छा ये हमारे पास ये कहाँ से, 4 साइट ऑफ सिनेप्स के 4 क्रेनियल गैंग्लिया। ये आप याद रखें ना रखें, गैंग्लिया इतना इशू नहीं है। सप्लाई किसको करता है ये आपको याद होना चाहिए, ये तीनों ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। अब जो 7th है वो टेस्ट ग्लैंड, टेस्ट सेंसेशन और साथ में सलाइवरी ग्लैंड्स को, और ये फेरेंजियल ग्लैंड्स को, ग्लोसोफेरेंजियल। और जो 3rd है वो हमारे पास आई के ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहे होते हैं और आई के मसल्स को। जो 10 है वो हमारे पास क्या है, विजरा ऑफ द नेक को, थोरैक्स, फोरगट और मिड गट को सप्लाई कर रहा होता है और हार्ट को भी सप्लाई कर रहा होता है। इसके अलावा पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स S2 S3 S4 सैक्रल प्लेक्सिस से निकलते हैं जो कि हैंड गट को सप्लाई कर रहे होते हैं, हैंड गट एंड पेल्विक विजरास को। ये तो मैंने आपको बता दिया। आप सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास इनका सबसे पहला जो न्यूरॉन है हाइपोथैलेमस से निकलता है, वो तो सिम्पैथेटिक का और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का पहला न्यूरॉन हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होता है। दूसरा न्यूरॉन उनका हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है सिम्पैथेटिक का। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक का जो दूसरा न्यूरॉन होगा वो या तो जैसे कि ये है 2, 3, 4, 3, 7, 9, या तो ये वाला होगा प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होगा, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होगा जैसे कि S2 S3 S4। लेकिन जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है उसका जो होता है हमेशा स्पाइनल कॉर्ड से, दूसरा जो पेरी गैंग्लियनिक न्यूरॉन हमेशा स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, क्योंकि थोरेको लंबर आउटफ्लो है ना सिम्पैथेटिक का, मैंने आपको बता दिया। तो इसमें ये देखें डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक फाइबर्स हैं, ड्राइव ऑल प्री गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, ठीक है। तो तमाम प्री गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये हमारे पास तमाम निकलते हैं। ये देखें यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से प्री गैंग्लियनिक नर्व निकल रहे हैं, और ये देखें ये सर्वाइको थोरैसिक वर्टिब्रल मिडल सर्वाइकल सुपीरियर सर्वाइकल, ये तमाम क्या है, ये हमारे पास हैं सिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, सिम्पैथेटिक चेन होता है। यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा डायग्राम से, बस सिर्फ आप ये याद रखें कुछ जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो या तो स्पाइनल कॉर्ड में होंगे या फिर ब्रेन में भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन से जो 3rd, 7th और 9th और 10th ये सारे प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं इनके। अच्छा फिर आगे हमारे पास अभी आ जाएं, स्पाइनल कॉर्ड लेवल T1 और T2 के ऊपर सिम्पैथेटिक चेन होता है, उनको कहते हैं पेरावर्टिब्रल गैंग्लियन। मतलब ये वर्टिब्रल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉर्ड के इर्द गिर्द वर्टिब्रल कॉलम है, उसके इर्द गिर्द इस तरह से गैंग्लियन होंगे। इस गैंग्लियन में बहुत सारे न्यूरोनल सेल बॉडीज होते हैं, तो इनको हम नाम दे रहे होते हैं क्या, पेरावर्टिब्रल। पेरा का मतलब अराउंड वर्टिब्रल कॉलम। तो ये सप्लाई कर रहे होते हैं किसको, स्मूथ मसल्स को, ग्लैंड्स ऑफ बॉडी वॉल एंड लिम्स, हेड एंड थोरैसिक विजरा। अब जो थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व्स हैं T5 से लेकर T12 तक। अभी ये क्या था, T1 से L2 तक था, फिर T5 से T12 तक है, इनको कहते हैं थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स। अगला है लंबर स्प्लैंक्निक नर्व्स। मतलब थोरैसिक एरिया में भी स्प्लैंक्निक नर्व्स हैं जो कि T5 से T12, T का मतलब थोरैसिक। फिर लंबर L1 से L2, तो ये हमारे पास लंबर स्प्लैंक्निक नर्व्स हैं। सॉरी। तो ये स्मूथ मसल और ग्लैंड्स ऑफ द पेल्विक विजरास एंड हैंड कट को ये सप्लाई कर रहे होते हैं, और वो मिड गट को, थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व्स, फोर गट और मिड गट को। और जो ये पहला जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे T1 L2 तक थे, ये स्मूथ मसल, ग्लैंड्स और बॉडी वॉल को सप्लाई करते हैं। अच्छा यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, फिर उसका क्रॉस सेक्शन हमने बनाया हुआ है। अब ये देखें इसमें फिर हार्न है, एक वेंट्रल हार्न होता है, डॉर्सल होता है और लेटरल हार्न। लेटरल हार्न से फिर निकल रहे होते हैं क्या है, T1 से L2 तक, मतलब सिम्पैथेटिक फाइबर्स लेटरल हार्न से निकलते हैं।
तो ये सारा हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लियन फिर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलते हैं। तो ये हमारा क्या था, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ सीएनएस या नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। अच्छा, यहाँ पर ये सिर्फ समरी दिया हुआ है, ये भी आपने एक बार पढ़ लेना, ये इतना मुश्किल नहीं है। कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।